वेलकम टू क्विक रिव्यू और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर वेलकम आपका। और करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी तीन मुख्तलिफ जो टॉपिक हैं आज हमारे पास, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, तो इनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी ईरान और यूएस को लेके कि भाई जो ईरान और यूएस का थर्ड राउंड है, क्या ये न्यूक्लियर टॉक्स जो है वो फेल हो गई हैं। आपने देखा कि तीसरा राउंड जो है वो सैटरडे को जो है वो कंक्लूड हुआ अबू दुबई के अंदर, ठीक है। और अब ये कहा जा रहा है कि भाई क्या वो फेल हो गई या नेक्स्ट राउंड जो है वो होगा, इसके ऊपर बातचीत करेंगे, उसकी कुछ डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जी जफर एक्सप्रेस की, कि आज जफर एक्सप्रेस की गूंज जो है वो हमने देखी यूएन के अंदर भी हुई। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, ठीक है, उन्होंने जो है वो इंडियन इन्वॉल्वमेंट की बात की है कि भाई इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है जफर एक्सप्रेस के जो हमारा हाईजैक हुआ उसके अंदर, ठीक है, 33 लोगों की जहां पे शहादत हुई। उसके बाद हम बात करेंगे जो सीसीआई है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है, कल उसकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया जो कैनाल प्रोजेक्ट है उसको फिलहाल कैंसिल कर दिया जाए, उसको या फिलहाल स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। इससे पहले आपको पता है कि भाई सिंध के अंदर जो है काफी ज्यादा इसके ऊपर जो है शोर शराबा था और बहुत ज्यादा जो है वहां पे धरना भी चल रहा था, प्रोटेस्ट मुसलसल चल रही थी। और पिछले 3 महीने से बहुत ज्यादा जो है वो सिंध के अंदर मुसलसल प्रोटेस्ट थी कि भाई आप दरिया सिंध से नई केनाल्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये फैसला हुआ है कि भाई जो सिंध का पहले फैसला इरसा के पास गया हुआ था उसको वापस ले लिया नोटिफिकेशन को, और ये कहा है कि भाई फिलहाल तक जब तक कंसेंसस नहीं होगा हम नहीं बिल्ड करेंगे। तो देखते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी अमेरिका और ईरान की। तो देखिए अमेरिका और ईरान फिलहाल जब से ट्रम्प साहब आए हैं, आपने देखा कि ट्रम्प साहब जो है कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ जो है वो कोई मुआहिदा किया जाए, कोई एटमी मुआहिदा किया जाए, एक ऐसा एटमी मुआहिदा किया जाए जो उन्होंने उस टाइम पे 2015 के अंदर किया लेकिन वो फिर कंप्लीट नहीं हो सका, ठीक है। तो एक ऐसा जो है वो एग्रीमेंट हो कि ईरान कभी भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स न बना सके, ठीक है। तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का न बनाने देने का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कौन है जी, वो इज़राइल है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह लें इज़राइल जो है वो पहले भी उसने ट्रम्प साहब को इस्तेमाल किया, तो अब भी वो ट्रम्प को इस्तेमाल कर रहा है कि भाई ट्रम्प जो है वो क्या करे, वो रोके ईरान को किसी ऐसे मुआहदे से कि भाई जो है कुछ भी ऐसा ना बनाए, क्योंकि उन्हें पता है कि न्यूक्लियर वेपन बनेगा तो सबसे पहले टेस्ट किसके ऊपर होगा, तो इसलिए। और इसमें कहा जा रहा है कि भाई जो सीरियस और एक्सपर्ट लेवल टॉक्स हैं वो हुई हैं सैटरडे को, यानी हफ्ते वाले दिन को, जो लास्ट हफ्ता गुजरा दुबई के अंदर। और अब नेक्स्ट राउंड होगा या नहीं, या ये राउंड फेल हो गया, तो उसकी डिटेल जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये मुआहिदा क्यों अमेरिका के लिए जरूरी है। तो शायद अमेरिका के लिए इतना ज्यादा ये जरूरी नहीं है जितना ज्यादा जरूरी ये इजराइल के लिए है, क्योंकि अगर इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बना भी लिए तो वो अमेरिका तक तो वैसे भी नहीं पहुंचने, ठीक है। अगर ये पहुंचेंगे भी तो वो इजराइल तक ही पहुंचेंगे, इजराइल को ही थ्रेट है सबसे बड़ा, इसलिए अमेरिका से ज्यादा इजराइल जो है वो सीरियस है कि भाई किसी तरह से इसको न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देने। तो ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये 2015 की पिक्चर है, ठीक है, जिस टाइम पे जो है ये मुआहिदा, जो इसका बैकग्राउंड अगर हम लेते हैं तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ईरान के साथ एग्रीमेंट किया गया कि भाई आप जो है वो यूरेनियम को इस लेवल पे रखेंगे कि आप उससे कोई एटॉमिक वेपन्स ना बना सके, ठीक है। तो 2015 के अंदर अगर हम देखते हैं तो जॉइंट कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान, जिसको JCPOA कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो जॉइंट कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान था ये बनाया गया जिसमें वर्ल्ड पावर्स जो है वो शामिल थी, P5, ठीक है जी, P5+1 जो है, यानी कि 5 वीटो पावर्स और एक दूसरी पावर जो है वो शामिल थी बड़ी पावर में। और इन्होंने जो है वो मिलकर एक एग्रीमेंट किया था कि भाई हमने ईरान को जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देने, और ईरान ने इनके साथ भी एग्रीमेंट किया कि भाई जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है उसको हम लिमिट करेंगे, उसको हम कंट्रोल करेंगे, उस लेवल पे नहीं लेके आएंगे जिस लेवल के ऊपर जो है वो कोई एटम बम या इस तरह की कोई चीज बनाए, ठीक है। और ये मुआहिदा जो है उस टाइम पे काफी सख्त किस्म की इकोनॉमिक कंडीशंस थी ईरान के ऊपर, तो उसके ऊपर पाबंदियां भी लगी हुई थी, ठीक है, कि अगर आप ये मानेंगे तो हम पाबंदियां हटाएंगे। तो ईरान को मानना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर बहुत हार्श किस्म की इकोनॉमिक सैंक्शंस थी, इसलिए उसने उस टाइम पे मान लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ 2018 के अंदर, अब 2015 में ये मुआहिदा हुआ, 2018 में अमेरिका इससे एग्जिट कर गया। सो जब अमेरिका एग्जिट कर गया तो इसका मतलब ये था कि वो किसी काम का नहीं रहा, जाहिर बात है जब अमेरिका ही नहीं खड़ा हुआ, ठीक है, तो वो सबसे आगे वो था। तो इसलिए 2018 में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इस मुआहिदे से बाहर आ गए, उन्होंने ये कहा कि भाई ये एक वीक मुआहिदा है, ये एक कमजोर मुआहिदा है जो कि ईरान को एटम बम बनाने से नहीं रोक सकता, हमें एक ऐसा मुआहिदा चाहिए जिससे वो एटम बम ना बना सके लॉन्ग टर्म के अंदर भी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, इससे जो है वो मजीद रिन्यू करके एक ऐसी शेप देंगे कि जिसमें ईरान कभी भी एटम बम या एटमी न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके, ठीक है। तो जब वो कैंसिल हो गया तो उसके बाद ईरान ने उसका फायदा उठाया और ईरान ने बूस्ट की अपने यूरेनियम की इनरिचमेंट को।
शायद इसके पीछे भी उनकी कोई गेम हो कि भाई वो पहले बूस्ट कर ले, ठीक है। तो खैर उन्होंने ईरान ने बूस्ट की और कुछ वेपन्स वगैरह बनाए और साथ में ये कहा कि हमारा जो पर्पस है वो पीसफुल है, हम अमन के लिए जो है ये जो जो वेपन्स बना रहे हैं वो बना रहे हैं, लेकिन वो मुआहिदा उस टाइम पे खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फिर दोबारा से अब जब ट्रम्प साहब आए हैं तो उन्होंने जो है वो क्या किया जी, दोबारा से एक डेडलाइन दी और उन्होंने न्यू प्रपोजल्स के लिए ईरान को प्रेशराइज किया। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिखा ईरान के सदर साहब को, ठीक है। उन्होंने सुप्रीम लीडर जो थे आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी जो है, इनको एक खत लिखा, एक धमकी भरा खत आप कह सकते हैं, ठीक है। एक मुल्क का सरबराह दूसरे मुल्क के सरबराह को एक धमकी भरा खत लिख रहा है, क्योंकि इसराइल का प्रेशर होगा ट्रम्प साहब के ऊपर कि भाई रोका जाए। तो उन्होंने एक खत लिखा कि भाई हम न्यू डील करना चाहते हैं और अगर ये डील फेल हो गई, देखिए साथ में डेडलाइन दे रहे हैं, एक ऐसी बातचीत अंदाजा कर लें आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, कि भाई कितनी ज्यादा तज़हीक उन्होंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की ईरान की, कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर आपने जो है ये डेडलाइन आपको दी जा रही है, 2 महीने में नया मुआहिदा करें, ठीक है। अगर आप नया मुआहिदा करने में फेल हो जाते हैं तो हम आपके ऊपर बॉम्बिंग करेंगे। यानी ये कोई बात हुई, किसी को बिठाएं और आप कहें कि भाई नहीं खाओ, नहीं खाते तो आपको मारेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की जो है टर्म के अंदर जो है कोशिश की गई और काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट थी। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे ईरान आपको पता है कि उसके हालात कुछ ज्यादा अच्छे तो है नहीं, वो मुश्किल में है, क्राइसिस में है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो निगोशिएट करे, क्योंकि अब तो उसके लिए जितने भी जो शाम के अंदर हुकूमत थी आपने देखा वहां पे खत्म हो गई, उसकी पावर वहां से तोड़ी गई है, हिजबुल्लाह जो है उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो ग्रुप्स थे ना जो ईरान की पावर बने हुए थे किसी ना किसी तरह से, अब इनको खत्म किया जा रहा है तो ईरान के लिए मुश्किल हो रही है और उसको घुटनों पे आना पड़ रहा है। तो ये एक लेटर लिखा गया खुमैनी साहब को कि भाई आपको माननी पड़ेगी ये डील, और उसके बाद हमने देखा कि 3 जो है वो इसके राउंड्स हुए। तो थर्ड राउंड की अगर हम बात करते हैं तो इसको कहा गया, पहले 2 इनिशियल राउंड्स थे कि हम कैसे करेंगे, किस तरह से इस लेवल को आगे लेके जाएंगे, और उम्मीद ये की जा रही थी कि थर्ड राउंड के अंदर ये कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर ज्यादा टेक्निकल और सीरियस गुफ्तगू हुई है थर्ड राउंड के अंदर, और कहा जा रहा है कि फिलहाल किसी फैसले पे नहीं पहुंचे, और लेकिन दोनों साइड से अभी तक ये नहीं कहा गया कि भाई हम आगे बातचीत नहीं करेंगे या राउंड 4 की तरफ नहीं जाएंगे। तो सैटरडे को जो है, हफ्ते वाले दिन जो है, ये थर्ड राउंड कंक्लूड हुआ, जिसके अंदर जो है अबू दुबई के अंदर ये राउंड हुआ है, और इसमें दोनों साइड से एक्सेप्ट किया गया कि भाई काफी ज्यादा डिटेल से यहाँ पे बातचीत की जा रही है, ताकि कोई ऐसा वे निकाला जा सके कि जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए ईरान यूरेनियम को इस्तेमाल भी कर सके अपनी एनर्जी की नीड्स के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंश्योर किया जाए कि वो किसी भी सूरत में एटॉमिक वेपन्स ना बना सके, एटम बम ना बना सके, ठीक है। तो कहा जा रहा है जी मच मोर सीरियस कन्वर्सेशन थी, और ये ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है जी, अब्बास अरगची साहब, इन्होंने कहा कि भाई काफी ज्यादा सीरियस थी और ये टेक्निकल और एक्सपर्ट लेवल डिस्कशन थी कि किस तरह से कैसे करेंगे, कोई एक पूरा वे हो। और यूएस के जो सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो साहब, इनके साथ बातचीत चल रही थी, तो इन्होंने भी यही बात कही है कि फिलहाल अभी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम टेक्निकल लेवल्स के ऊपर हैं और उम्मीद है हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर जो है, फिर जाहिर बात है जैसे ट्रम्प साहब ने कहा हुआ है कि हम आपके ऊपर बॉम्बिंग करेंगे। हो भी गया तब भी जो है उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना ही है, ठीक है। तो यूएस क्या चाह रहा है जी कि जो ईरान है वो यूरेनियम की एनरिचमेंट जो है वो डोमेस्टिकली करे, लेकिन लिमिटेड लेवल के ऊपर करे, इस लेवल के ऊपर करे कि जिससे वो खतरा ना हो इसराइल के लिए या दुनिया के लिए, उनके कहने के मुताबिक कि वो दुनिया के लिए खतरा ना हो। तो जाहिर बात है ईरान दुनिया के लिए खतरा तो हो ना हो, लेकिन सबसे पहले जो है वो इसराइल के लिए खतरा है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो अगर इंपोर्ट करेंगे न्यूक्लियर फ्यूल्स को तो किस तरह करेंगे, किस लेवल पे करेंगे, तो मतलब टेक्निकल लेवल की अभी बातचीत जो है वो थर्ड राउंड में हुई है। और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि भाई अभी इसको मजीद आगे लेके जाया जाएगा, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मुझे मना कर दें कि यूरेनियम बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, जब पूरी दुनिया कर रही है उसको पीस के पर्पज के लिए, सिविलियन पर्पजेस के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है यूरेनियम को, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई मैं ना करूं। तो इसलिए वो कह रहा है भाई यूज तो करेंगे लेकिन हम उसको लिमिट करेंगे, इसलिए दोनों की अभी बातचीत जो है जारी है। तो फिलहाल अभी दोनों साइड से किसी ने नहीं कहा कि भाई कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, अभी वो आगे चाह रहे हैं कि राउंड 4 हो, ठीक है। अब अनसर्टेनिटी कहाँ पे मौजूद है कि जो कोर डिस्कशंस हैं, क्या यहाँ पे कोई डिसीजन निकलेगा, क्या ईरान जो है वो अमेरिका के प्रपोजल्स को मानेगा राउंड 4 अगर होता है या नहीं होता, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत सारे डिफरेंसेस कहा जा रहा है, देयर आर स्टिल डिफरेंसेस इन मेजर इश्यूज एंड डिटेल्स, कि बहुत सारी चीजें जो अमेरिका चाह रहा है, यानी अमेरिका बिल्कुल ही इसको जो है वो खत्म करना चाह रहा है कि भाई ये कुछ भी ना करे, ठीक है। और ईरान जो है वो चाह रहा है कि नहीं भाई हम इस्तेमाल करते रहे सिविलियन पर्पसेस के लिए, लेकिन क्योंकि अमेरिका को ट्रस्ट नहीं है कि सिविलियन पर्पस की आड़ में जो है ये बनाता रहेगा जो है वो एटम बम, तो फिर हम क्या करेंगे। तो यूएस का जो गोल है वो क्या है जी, अब वो चाह रहा है कि 2015 के मुकाबले में एक ज्यादा
स्ट्रॉन्ग सिस्टम लाया जाए जो कि इस चीज़ को इंश्योर करे कि ईरान किसी भी शक्ल में फ्यूचर के अंदर जो है इस तरह का कुछ भी ना बनाए, जबकि ईरान सिविलियन यूज़ के लिए चाह रहा है, जबकि अमेरिका फुल डिसमेंटलिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये तकरार है। अब देखते हैं कि क्या आगे बढ़ेगा, यानी कि यूएस जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि लिमिटेड सिविलियन यूज प्रोग्राम आप करें, क्या ये मानेगा? फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा, ठीक है। अगर मान गया तो अच्छी बात है। दूसरा, या फिर ईरान इस बात पे मानेगा कि भाई कंप्लीटली मैं यूरेनियम को खत्म करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीटली। इस बात पे ईरान भी नहीं मानने लगा, वो पहले ही कह चुका है कि भाई हम बातचीत जरूर करेंगे लेकिन हम कभी भी अपने यूरेनियम प्रोग्राम को कभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं करेंगे। तो अब ये देखना है कि दोनों साइड से क्या जो है वो डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या हैं? देखिए फिलहाल जो है वो इसको नाम दिया जा रहा है कि भाई अमेरिका ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट की जो स्टेबिलिटी है, जो अमन है, क्योंकि पूरी दुनिया का ठेकेदार वो है, अमन का ठेकेदार, ठीक है, इसीलिए पूरी दुनिया में आज तबाही मची हुई है। और हर अगले साल, और खास करके ट्रंप साहब के आने के बाद आप देखिए कैसे, यानी जो सदर भी आता है वो मजीद पहले से ज्यादा तबाही लेके आता है। रिवर्स नहीं हुआ। अगर एक जगह से रिवर्स होता है, अब जैसे अफगानिस्तान से रिवर्स किया, ठीक है, और उसके बदले में जो है वो गजा इजराइल में स्टार्ट कर दिया, खुद नहीं इन्वॉल्व तो दूसरों को इन्वॉल्व कर दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स जो हैं उसके तहत हम कर रहे हैं कि भाई जो एटमी फैलाव है दुनिया के अंदर उसको हमने रोकना है, हम एटमी फैलाव को आगे नहीं बढ़ने देंगे, और ग्लोबल एनर्जी मार्केट जो है उसके अंदर हम काम करेंगे लेकिन सिविलियन पर्पसेस के लिए लिमिटेड होकर काम करेंगे, तो दुनिया को इससे थ्रेट ना हो। और ट्रंप साहब साथ में जो है धमकी ऑलरेडी दे चुके हैं कि भाई हम जो है वो इसके ऊपर अमल करेंगे, यानी कि आपको अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अब फिलहाल देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड उनका होगा नहीं होगा, और उसमें जो है वो क्या कुछ रिजल्ट निकलेगा या नहीं। लेकिन फिलहाल तक अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अभी तक जो है वो कोई प्रोग्रेस नहीं हो सके, भाई बातचीत चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं जी पाक इंडिया टेंशंस के हवाले से। तो जो आज की रीसेंट अपडेट है उसमें यही है कि भाई इंडिया का जो ड्रोन है वो पाकिस्तान आर्मी ने मार गिराया है। ये कश्मीर एलओसी जो है वो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पे उड़ रहा था पाकिस्तान की हदूद के अंदर, तो पाकिस्तान ने इसको मार गिराया। इसका मतलब टेंशंस जो है वो अभी तक चल रही हैं, ठीक है। ये 29 अप्रैल की जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ है कि जिसमें बिम्बर डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, आज़ाद कश्मीर के अंदर, वहाँ पे ये उड़ रहा था। और ये क्योंकि नो फ्लाई एरिया, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का एरिया है, तो इस वजह से यहाँ पे फिर जो है शक यही था कि वो सर्विलेंस कर रहा है और देख रहा है मिलिट्री के मूवमेंट्स को कि क्या मूवमेंट्स हैं या क्या हो रहा है वहाँ पे। तो उसने वायलेशन की एयर स्पेस की पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान आर्मी ने आगे से रिस्पॉन्स किया और नतीजे के तौर पर क्या है जी उसको गिरा दिया। सो इसका मतलब टेंशन अभी तक जो है वो चल रही हैं, रुकी नहीं है, और ये टेंशंस इंक्रीज हो रही हैं। एक तो ये न्यूज़ है। दूसरा हम देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया की टेंशंस जो हैं वो यूएन तक पहुंच चुकी हैं, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो आज इसके ऊपर बातचीत हुई है। तो दोनों साइड से ही, जैसे कल आपको बताया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो क्या बता रहा है कि 100 से ज्यादा मिशन मोदी साहब ने भेजे हैं कि भाई किसी तरह से दुनिया से उनको जस्टिफिकेशन मिल जाए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो 10 बड़े-बड़े ममालिक से भी राब्ते में हैं कि भाई किसी तरह से हमें जस्टिफाई हो जाए कि हम अटैक करें पाकिस्तान के ऊपर। वो बातचीत से अटैक में ज़्यादा संजीदा है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था। तो पाकिस्तान को भी जब इस बात का अंदाजा हो गया तो पाकिस्तान भी आगे से एग्रेसिव मूव्स कर रहा है। तो पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है जी, उन्होंने जो है जाफर एक्सप्रेस अटैक जो है उसमें कहा है कि भाई बैरूनी इन्वॉल्वमेंट है, वो कि इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर बात है इनडायरेक्टली सारी बात क्लियर कर दी कि किसने किया। तो मार्च 2025 में जो जाफर एक्सप्रेस है कोयटा से जो जा रही थी, ठीक है, तो उसको आपको पता है कि भाई हाईजैक किया गया था। तो उसका जो है पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि भाई वो इंडिया उसके अंदर इन्वॉल्व है, और बीएलए जो है उसको सपोर्ट कर रहा है इंडिया, और बीएलए की सपोर्ट के साथ या इंडिया की सपोर्ट के साथ ये सारे का सारा मामला हुआ। और अफगानिस्तान के अंदर जो हैंडलर्स थे बीएलए के या इंडिया के जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने वहां से कंप्लीटली सपोर्ट किया और उसके के तौर पे, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन के अंदर भी अब वहां पे बातचीत हुई है। सो इसका मतलब ये है कि आप अगर इस बात को समझें तो ये जो है वो काउंटर अटैक हो रहे हैं। अब जैसे इंडिया ने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली एक टेररिस्ट स्टेट है या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, ठीक है, कि स्टेट इटसेल्फ इन्वॉल्व है टेररिज्म के अंदर, इंडिया ने ये कहा। तो हमने भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर या यूएन के अंदर ये बताने की कोशिश की है कि इंडिया भी एक जो है टेररिस्ट स्टेट है और वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में इन्वॉल्व है। जैसे हमने जो है वो
2015 के अंदर जो है वो कलभूषण को पकड़ा, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये बता रहे हैं कि बलूचिस्तान को जो है वहाँ के हालात खराब करने में सारे का सारा जो इल्जाम है वो हमने इंडिया के ऊपर डाला, और हमने कहा इंडिया जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व है इसके अंदर, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम का वही सिलसिला है, और दोनों ही कहीं ना कहीं हकीकत है अगर हम देखें इसको, ठीक है। तो यूएन की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर भी इन्होंने यही कहा, ये हमारे जो एम्बेसडर साहब है, ठीक है, जो जवाद अमजद साहब हैं, इन्होंने ये बात कही है कि भाई जो अब वहां पे विक्टिम थे, जाहिर बात है वहां पे भी 33 लोग मरे थे, तो इन्होंने कहा कि भाई वो भी तो इंसान है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आप अपने 26 लोगों का रोना रो रहे हैं कि वो हमने किया, जो कि हम कह रहे हैं हमने नहीं किया, तो वो जो 33 लोग थे वो तो आपने किया, ठीक है, आप इन्वॉल्व थे, तो वो आपने किया, तो शायद ये कहना चाह रहे हो कि हमने इसके रिस्पॉन्स में किया, ठीक है, वो कि कहा नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जस्टिफाई किया जा रहा है कि अगर आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते भी हैं तो वो आपने किया। तो फिलहाल तक जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल कोशिश यही हो रही है दोनों साइड से कि मामलात बढ़े और जस्टिफाई किया जा सके दुनिया को कि देखो भाई वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है यहाँ पे। और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का इल्जाम जो है वो दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर जो है वो लगाया गया है कि भाई आप एक दूसरे के खिलाफ कंपेन्स चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या जो कुछ भी, तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भरपूर किस्म का अटैक लगाया, ठीक है जी। और पहलगाम के साथ इसको जो है कंपेयर करने की कोशिश की है कि पहलगाम में आपका नुकसान हुआ, हमें दर्द है, कंडोलेंस जो है वो शेयर किया पाकिस्तान ने, कहा कि भाई हमें इस बात का दुख है, दर्द है, हमने वो नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ठीक है। और फॉरेनर इन्वॉल्वमेंट में सीधी सी बात है कि उन्होंने सारा सीधा इल्जाम फॉरेन ऑफिस ने भी जो है पाकिस्तान के उन्होंने लगाया था बीएलए के ऊपर कि भाई वो अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा था, और अफगानिस्तान के अंदर पीछे जो जिसकी फंडिंग है, जो बाकी मामलात है, वो सारे इंडिया से ही मिल रहे थे, या इंडिया जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, ये कहा गया था पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, एट दी एंड अगर हम इसे कंक्लूड करें तो फिलहाल तक देखिए इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ये अपने मामलात को रिजॉल्व नहीं कर सकते जब तक कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आएगी। फिलहाल तक यही लग रहा है, चाहे वो यूएन आए, अमेरिका आए, रशिया कोई आए, लेकिन जब तक जो है कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल है कि ये अपने मामलात को जो है वो आगे लेके चले। इसी तरह से ब्लेम गेम होगा। अब दोनों साइड पे विक्टिम्स मौजूद हैं, जाहिर बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक साइड ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कबूल की हो, क्योंकि ऐसी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं होती, ठीक है। तो जो जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो फिलहाल यही है कि भाई यहाँ पे पीस होना चाहिए, लेकिन साथ में टेंशंस भी बनी हुई हैं, तो लॉन्ग टर्म में कहा नहीं जा सकता। लास्ट में बात करते हैं जी केनाल कंसेंसस के हवाले से कि कल जो है वो एक मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में इस्लामाबाद के अंदर जो है आपको पता है कि सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एहतजाज हो रहा था कि भाई जो दरियाए सिंध है, ठीक है, इससे जो आप 6 केनाल्स निकाल रहे हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो 6 केनाल्स आप नहीं निकालेंगे क्योंकि इससे सिंध का पानी जो है वो बंद हो जाएगा। जबकि उन्होंने कहा था हम केनाल्स इसलिए निकाल रहे हैं कि जो ज़्यादा पानी होगा जब सैलाब के महीने होते हैं तो उसमें उनको पानी दिया जाएगा। तो इनका ऐसा कैसे हो सकता है कि आप केनाल्स निकालें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएं, और वो भी इसलिए कि जब पानी आए तो तब आप उसको, सैलाब का पानी है तो तब आप उसको सप्लाई करें, उसके अलावा वो क्या करेंगे। तो इसका मतलब सिंध ने फिर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। वो कि पहले ये कहा जा रहा है सीसीआई ने इसकी मंजूरी दे दी, ठीक है, और आसिफ जरदारी साहब सदर हैं, जाहिर बात है, तो उन्होंने उनसे पहले कंफर्म किया गया था पिछले साल 2024 के अंदर, तो उन्होंने इसकी जो है वो जिम्मेदारी लेके इसको अलाउ कर दिया था, और उसके ऊपर अच्छा खासा काम भी हो चुका था। लेकिन अब जो है जब इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं तो इसलिए सीसीआई ने जो है वो प्रोटेस्ट को देख के ये फैसला किया कि भाई फिलहाल तक सिंध के अंदर हालात ठीक नहीं है और सूबा नहीं मान रहा, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तो तब तक जो है वो हम ये काम नहीं करेंगे। तो इंटर प्रोविंशियल ट्रस्ट ज़रूरी है और नेशनल कोहेन भी ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने जो है वो इस प्रोजेक्ट को फिलहाल के लिए रोक दिया या कैंसिल कर दिया कि भाई जब तक कंसेंसस नहीं होंगे तब तक हम इस सिलसिले को आगे लेके नहीं जाएंगे। तो इससे देखिए एक सबक हमें ये मिल रहा है कि चले ये अच्छी मूव हुई है कि फेडरेशन के खिलाफ कोई काम नहीं किया गया। ऑलरेडी फेडरेशन टूट फूट का शिकार है, सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी है, ठीक है, इन तीनों में जो है वो इस टाइम पे अलहदगी पसंद एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो ऐसे में अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है भाई हम इस टाइम पे इसको रोकते हैं और मजीद हालात ख़राब नहीं करते, दूसरा इनकी कोलियन है पीपीपी के साथ, अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर था, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है पब्लिक प्रेशर में बहुत मुश्किल है कोई ऐसा डिसीजन वो ले, ठीक है। तो ये हमारे आज के 3 मामलात थे जो कि आपको जानना ज़रूरी है।